वेरी गुड मॉर्निंग। जीवन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं अजीत सर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने चर्चा की थी मनोविज्ञान के अर्थ, मनोविज्ञान की परिभाषा एवं मनोविज्ञान के संबंधित जो भी चर्चाएं की थीं, आज उसी की एक शाखा जिसे हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान। तो आज बाल मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है, बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या है और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या होता है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जैसे हमने मनोविज्ञान का मतलब बताया था व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विज्ञान, और यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं ये बाल का मतलब होता है बालक। यदि ये आएगा कि यदि पूछा जाएगा कि बाल का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ये बाल का अर्थ होता है बालक। ये बाल का अर्थ हो गया बालक। उसके बाद में मनोविज्ञान का अर्थ हो गया, हम कह सकते हैं मन, या हम कह सकते हैं व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर बाल का अर्थ हो गया बालक और उसके बाद में मनोविज्ञान का अर्थ हो गया मन या व्यवहार का अध्ययन, तो हम कह सकते हैं कि बालक और बालिकाओं के जो मन या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं, उसी को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब बात ये आती है कि बाल मनोविज्ञान का मतलब क्या है, बाल मनोविज्ञान हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो बाल मनोविज्ञान का उपयोग इस शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। क्योंकि एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए, हम कह सकते हैं प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही बालकों को हम अच्छी तरह से विधिवत रूप से शिक्षा दे सकते हैं। और जब एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तभी वो बालकों को सिखा पाएगा, अन्यथा वो सिखाने में असमर्थ रहेगा। इस तरीके से अब यहाँ पर ये भी जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान है क्या, बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं। तो हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इतना ध्यान रखना है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है।
अब उसके बाद में बात ये आती है कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टालोजी ने किया था। उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है। तो बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का श्रेय सर्वप्रथम बर्क महोदय को जाता है। यदि वैज्ञानिक अध्ययन की बात करेंगे तो वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र, जिसमें एक पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक पर अध्ययन किया। तो इस पर ये भी जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया। तो हम कह सकते हैं बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम परिभाषित वर्क महोदय ने किया। तो यहाँ से इस तरीके से हम कुछ लाइनों में इस तरीके से लिख सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम वर्क महोदय ने परिभाषित किया। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, तो वहाँ पर हमारा यही आंसर होगा कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम बर्क महोदय ने परिभाषित किया। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टालोजी ने किया। उसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय, यहाँ पर कह सकते हैं 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। और जो 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया उस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसकी है। तो बेबी बायोग्राफी पुस्तक पेस्टालोजी की। उसके बाद में ये भी आज पूछा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। स्टैनले हॉल, बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। तो यहाँ से हमें साफ तौर से ये ध्यान रखना है कि बाल मनोविज्ञान को सर्वप्रथम बर्क महोदय ने परिभाषित किया। उसके बाद में बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टालोजी ने किया और पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और अपने पुत्र पर वैज्ञानिक अध्ययन किया, जिस पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी। अब बात यहाँ से आती है क्योंकि हमारे यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट, उसके अंतर्गत हमारा एक प्यारा सा सब्जेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं बाल विकास।
तो बाल विकास, ये बाल मनोविज्ञान जो है वो प्राचीनतम शब्द है। आज के समय में जो हम प्रयोग में लाते हैं, हमारे एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम कहते हैं बाल विकास। तो यहाँ से कुछ ये भी जानेंगे कि क्रो एंड क्रो का कहना क्या है, कुछ परिभाषाओं के तौर पर जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत, इन्होंने ये कहा कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था पूर्व से लेकर के गर्भावस्था के पूर्व से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम सीधे तौर पर एक लाइन में लिख सकते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। सीधे तौर पर लिख सकते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम ये भी जान सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बालक के अस्तित्व का पता लगा सकते हैं, ये जान सकते हैं, बालक की भविष्यवाणी को समझा जा सकता है और बालक के भविष्यवाणी के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है। देखो, बाल मनोविज्ञान का मतलब ये है कि क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ है, क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, क्लास में जब काफ़ी बच्चे होते हैं तो बाल मनोविज्ञान का मतलब ये है कि बालक के व्यवहार को जानना, और बालक के व्यवहार को जब तक एक शिक्षक नहीं जानेगा तब तक बच्चा कुछ सीख नहीं सकता है, तब तक वहाँ पर अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर चर्चा ये करते हैं कि एक तो बच्चा क्या है, वो पढ़ना तो कुछ चाहता है और वहाँ पर एक शिक्षक डायरेक्ट a+b का होल स्क्वायर पढ़ाया जा रहा है, तो क्या बच्चे को समझ में आएगा? तो एक शिक्षक को ये चाहिए कि सबसे पहले ये जाने कि बालक क्या चाहता है, बालक को किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी कोई भी बालक, उसके दर्द हो रहा हो, उसे फीवर हो और वहाँ पर एक शिक्षक लगातार पढ़ाए जा रहा है, तो बच्चे के कभी समझ में नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पर यह भी एक लाइन लिखना जरूरी है कि प्राथमिक कक्षा के अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, प्राथमिक कक्षा के अध्यापक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद में जो बाल मनोविज्ञान है, और बाल मनोविज्ञान के बाद में आया जिसे हम कहते हैं बाल विकास। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि गर्भावस्था पूर्व से लेकर के या गर्भावस्था आरंभ से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे बात आ गई विकास, तो बच्चे का विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है, मृत्यु पर्यंत होता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं क्रो एंड क्रो कि बालक का जो विकास है, बालक का विकास जन्म से लेकर के, बालक का विकास जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक होता है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर ये पूछ दिया जाए ये परिभाषा किसके अनुसार, तो हम कह सकते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार। अब यहाँ पर जैसे विकास की बात आती है, तो विकास के अंतर्गत हम कह सकते हैं बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का संवेगात्मक विकास, बालक का भाषाई विकास, बालक का नैतिक विकास। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बालक का अलग अलग पक्षों में विकास होता है। तो यहीं से हम अब चर्चा करेंगे बाल विकास में। तो बाल विकास के अंतर्गत आता है अभिवृद्धि एवं विकास। तो हम अभिवृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे। तो यहीं से देखेंगे तो पहले आपका पहला टॉपिक है जिसे हम ये कहेंगे विकास की अवधारणाएं। तो विकास से पहले हमें जानना अभिवृद्धि को जरूर होता है, क्योंकि पहले जब वृद्धि होती है तभी विकास होगा, जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक कोई विकास नहीं होगा। तो यहाँ से अभिवृद्धि एवं विकास आपका जो टॉपिक रहेगा वो हम टॉपिक कह सकते हैं विकास की अवधारणाएं। विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा के अंतर्गत हम जानेंगे कि अभिवृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास। जैसे अभिवृद्धि और विकास के बारे में बात करेंगे तो जो अभिवृद्धि होती है वो अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष से होती है। हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति की, किसी बालक की, किसी बच्चे की लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, तो ये सब वृद्धि के अंतर्गत आ जाता है। और ये भी जानेंगे कि विकास और अभिवृद्धि है क्या। अभिवृद्धि जो होती है वो बाह्य रूप में होती है, अभिवृद्धि जो होती है वो बाह्य रूप में होती है, लेकिन विकास जो होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होता है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, अभिवृद्धि और विकास में अंतर कैसा कैसा हो सकता है।
तो अववृद्धि जो होती है वो केवल धनात्मक होती है, उसमें जो भी बात होती है वो बढ़ने की बात होती है। लेकिन विकास जो होता है वो बढ़ना और घटना दोनों से संबंधित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। उसके बाद में अववृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास अविराम गति से होता है, विकास निरंतर गति से होता है, लेकिन अववृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। जैसे हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं कि एक बालक का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद किशोरावस्था के अंत तक तो उसकी वृद्धि होगी और उसके बाद में एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो जहाँ तक बालक का वजन बढ़ा, जहाँ तक बालक का भार बढ़ा, जहाँ तक बालक की लंबाई बढ़ी, जहाँ तक बालक की चौड़ाई बढ़ी, तो उसी को हम कहेंगे अववृद्धि। तो आप लोगों को सीधे तौर पर स्पष्ट रूप में ये जान लेना है कि अववृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। जब कोई भी चीज़ बढ़ती है, इसीलिए हम इसे धनात्मक कहते हैं, इसीलिए इसे हम सकारात्मक कहते हैं, इसी को हम संरचनात्मक कहते हैं। अववृद्धि का कभी विनाश नहीं होता है, इसीलिए हम इसे धनात्मक कहते हैं। उसके बाद में अववृद्धि योगात्मक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं योग का मतलब जोड़ना, ये हमेशा बढ़ते ही क्रम में होती है, तो इसे हम योगात्मक कहते हैं, मात्रात्मक कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है अववृद्धि। तो यहाँ से हम अववृद्धि के में एक लाइन लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति या बालक के शारीरिक पक्ष में लंबाई, चौड़ाई, एवं भार में जो बढ़ोतरी होती है उसे अववृद्धि कहते हैं। तो कितने सिंपल शब्दों में लिखा कि किसी व्यक्ति या बालक के शारीरिक पक्ष में लंबाई, चौड़ाई एवं भार में जो बढ़ोतरी होती है उसी को हम अववृद्धि कहते हैं। अब यहाँ से इस तरीके से ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं अववृद्धि, लेकिन हम अपनी भाषा में कहते हैं वृद्धि। तो आपको यहाँ से सीधे तौर पर ध्यान रखना है कि अववृद्धि को आप रिलेट कर लेना जिसे हम कहते हैं वृद्धि। इसमें जब भी बात आएगी तब बात हमेशा बढ़ने की आएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अववृद्धि में संख्या होती है, और जब वृद्धि में जैसे अगर यहाँ पर आ जाती है कि बालक की लंबाई 2 फुट 2 इंच, उसके बाद में बालक की लंबाई 4 फुट 5 इंच, तो इसमें संख्या की बात हो रही है। बालक का 20 किलोग्राम वजन, बालक का 25 किलोग्राम वजन, तो ये जो है वो एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। और जब संख्या को प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब अववृद्धि जो होती है वो संख्यात्मक होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो अववृद्धि जो होती है संख्यात्मक होती है, अववृद्धि मात्रात्मक होती है, अववृद्धि योगात्मक होती है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अववृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अववृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि अववृद्धि जो होती है, अववृद्धि में एक संख्या होती है
और जब इसकी एक संख्या होती है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अववृद्धि संख्यात्मक होती है। अववृद्धि में मात्रा होती है तो इसलिए कह सकते हैं अववृद्धि मात्रात्मक होती है। उसके बाद में जब ये बढ़ती ही है, और बढ़ने का मतलब होता है जोड़, पहले बालक 2 वर्ष का था, फिर बालक 3 वर्ष का हुआ, फिर 4 वर्ष का हुआ, तो 2 + 3 + 4 अर्थात हम कह सकते हैं योग, और योग का मतलब हो गया योगात्मक। तो यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि जो अववृद्धि होती है वो केवल कैसी होती है, योगात्मक होती है, योगात्मक होती है। तो अववृद्धि संख्यात्मक होती है, अववृद्धि मात्रात्मक होती है, अववृद्धि योगात्मक होती है। उसके बाद में जैसे इसका जो संबंध होता है वो केवल संबंध इसका शारीरिक पक्ष से होता है। हम ये भी कह सकते हैं इसका जो संबंध होता है, जो भी विकास होता है वो इसका विकास शारीरिक पक्ष से होता है। उसके बाद में जैसे शारीरिक पक्ष के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अभी आप लोगों को इस तरीके से हमने बताया था कि लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, उसके बाद में कह सकते हैं लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, उसके बाद में भार का बढ़ना, उसके बाद में हम कह सकते हैं मात्रा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अववृद्धि कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि अववृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक ही चलती है। तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं कि अववृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। अववृद्धि निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि अववृद्धि बाह्य रूप से होती है। अववृद्धि बाह्य रूप से होती है। अववृद्धि बाह्य रूप से होती है। अववृद्धि एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, अववृद्धि बाह्य रूप में होती है। उसके बाद में अववृद्धि की एक संरचना होती है, तो इसलिए अववृद्धि को हम संरचनात्मक भी कहते हैं। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि अववृद्धि को संरचनात्मक अववृद्धि को संरचनात्मक कहते हैं। अर्थात इसकी संरचना होती है तो इसे हम संरचनात्मक कहते हैं। उसके बाद में अववृद्धि का मापन आसानी से किया जा सकता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अववृद्धि का जब मापन आसानी से किया जा सकता है, अववृद्धि का मापन सीधा किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अववृद्धि का मापन सीधा किया जा सकता है, किया जा सकता है। इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम फिर पुनः देखते हैं कि अववृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, अववृद्धि में संख्या होती है। जैसे यहाँ पर ये चर्चा कर लेते हैं कि इस तरीके के ये बालक है, जैसे यहाँ पर ये चर्चा कर लेते हैं इस तरीके का ये बालक है, और उसके बाद में इस बालक की लंबाई ये कह सकते हैं कि इस बालक की लंबाई 4 फुट और 2 इंच है। उसके बाद में इसका भार या हम कह सकते हैं वजन, इसका वजन 40 केजी है।
तो ये हमें संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ये मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अववृद्धि जो होती है वो एक बाह्य होती है। इसे सीधे तरीके से इसका मापन भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इंची टेप लगाया और इंची टेप में ये मिल गया कि ये 4 फीट 2 इंच का है, अर्थात इसका वजन भी पता चल गया, इसे तराजू से तौला गया कि ये 40 किलोग्राम का है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया हमारी अववृद्धि को दर्शाती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट ये चर्चा करेंगे कि विकास क्या होता है। आपको ध्यान रखना है कि अववृद्धि एवं विकास, अववृद्धि और विकास, अववृद्धि के अंतर्गत जो बालक का विकास हम कह सकते हैं, अववृद्धि के अंतर्गत जो बढ़ोतरी होती है वो बढ़ोतरी केवल शारीरिक पक्ष की होती है, शारीरिक पक्ष। उसके बाद में विकास की हम बात कर लेते हैं, तो विकास के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि शारीरिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, उसके बाद में संवेगात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, उसके बाद में नैतिक पक्ष, उसके बाद में भाषाई पक्ष, उसके बाद में कह सकते हैं कि सामाजिक पक्ष। देखो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि अववृद्धि में जो बालक का जो विकास होता है वो केवल शारीरिक पक्ष, अर्थात हमें जो बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है, जैसे अभी बताया था कि जिसका मापन आसानी से किया जा सके, जिसका मापन सीधे तौर पर किया जा सके, जिसे हम देख सकें, जो बाह्य रूप में दिखाई पड़े, तो उसी को हम अववृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास तो हमारा दिखाई नहीं पड़ता। अब बात ये आती है कि आप ये कहेंगे कि यहाँ पर भी शारीरिक लिखा है और यहाँ पर भी शारीरिक पक्ष लिखा हुआ है, तो ये सही बात है। जब तक हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा तो भला मानसिक विकास कैसे हो सकता है? जब बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है तो उसका मानसिक विकास कहाँ से होगा? कि बच्चे का जन्म नहीं, मानसिक विकास और किसी दूसरे में हो जाएगा? नहीं, जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा तब तक मानसिक विकास होगा नहीं, और जब तक मानसिक विकास नहीं होगा तब तक संवेगात्मक विकास नहीं होगा, और संवेगात्मक विकास नहीं होगा तब तक भाषाई विकास नहीं होगा, नैतिक विकास नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं सामाजिक विकास नहीं होगा। तो अर्थात विकास जो है वो एक दूसरे पक्षों से इस तरीके से जकड़ा हुआ है, क्योंकि एक दूसरे के बिना किसी का विकास होना संभव ही नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास जो है, विकास के द्वारा बालक या बालिकाओं के सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। अववृद्धि में केवल बढ़ना होता है, और लेकिन इसमें बढ़ना और घटना दोनों होता है। जैसे कैसे, बात ये आ जाती है कैसे। देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है वो बालक बनता है, पहले शिशु, उसके बाद में बालक, उसके बाद में किशोर, उसके बाद में प्रौढ़, उसके बाद में वृद्ध, और जब वो वृद्ध होता है तो उसका शरीर घटने लगता है। देखा होगा कि जब लोगों पर बुढ़ापा आता है तो वो क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी मांसपेशियां सूखने लगती हैं, वो सिकुड़ने लगते हैं, इस तरीके से भार भी कम हो जाता है, तो उनका ह्रास होता है। तो जब ह्रास होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो संरचनात्मक एवं विनाशात्मक या धनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों प्रकार का होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका केवल जो है बढ़ने से संबंध है,
और इसका बढ़ने और घटने दोनों से संबंध है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, ये तो है ग्रोथ और ये है डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात यहाँ से पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट या विकास क्या है, तो हम कह सकते हैं यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है वो अविराम गति से होता है, विकास निरंतर गति से होता है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इसको देखो देखो इसका एकदम विकास हो गया, तो एकदम विकास किसी का नहीं होता है। विकास हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट, हम कह सकते हैं हर घंटे में होता है। ये नहीं कोई बालक को हमने 2 वर्ष पहले देखा और 4 वर्ष के बाद में देखा तो ये कहते देखो देखो इसकी तो लंबाई बहुत बढ़ गई, इसका तो विकास बहुत हो गया। नहीं, उसका विकास एकदम नहीं होता है, उसका विकास धीरे धीरे होता है। अब जैसे यहीं पर चर्चा करते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को, किसी भी प्राणी को, किसी भी छात्र को यदि वास्तव में नौकरी अगर मिल जाती है, वो अगर शिक्षक में चयन हो जाता है, तो गांव के लोग कहते हैं कि देखो देखो इसका विकास कितना अच्छा हो गया, देखो उसका एकदम विकास हो गया। लेकिन एकदम विकास नहीं, उसने देखो पहले कब से मेहनत की होगी, पहले कक्षा 1 से लेकर के, और उसने ग्रेजुएशन किया होगा, बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, उसके बाद में उसने कई साल तक मेहनत की होगी, मेहनत करने के बाद में उसका सिलेक्शन हुआ। तो जब सिलेक्शन हुआ तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकास। अर्थात यहाँ से ये भी निष्कर्ष निकला है कि आप लोग इसी तरीके से ये मत सोचना कि नहीं जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो तुरंत हम तैयारी कर लेंगे, तुरंत से कुछ नहीं होता है। ये नहीं कि वास्तव में ये 20 किलोग्राम गेहूं है, चलो ले जाओ बस पास हो जाओगे, बस तौल दिया। ये वास्तव में मानसिक विकास जो है वो एकदम इंची टेप लगा करके नहीं बताया जा सकता है इतना मानसिक विकास है। ये वास्तव में धीरे धीरे होता है, अर्थात एक निरंतर गति से होता है। तो आप लोग भी अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम भी ये मत समझो एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बैठेगा, आप एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। वो तो एक समय आएगा और एक समय गुजर जाएगा, और जब वास्तव में जब गाड़ी छूट जाती है तो कितना कष्ट होता है। और एक बार अगर कष्ट झेलना पड़ जाए फिर जान लो कि परेशानी परेशानी है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे विकास हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विकास जो है वो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ पर हमने ये बोला था कि अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है, लेकिन विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में जैसे हमने ये बताया था कि अभिवृद्धि का मापन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन सीधे सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है। जैसे बात ये करते हैं कि मानसिक विकास है, क्या मानसिक विकास में हम इंची टेप लगा करके बता देंगे कि नहीं इतने फीट इतने इंच का है? क्या हमें ये दिखाई पड़ता है? क्या इसे हम तौल सकते हैं? अर्थात इसे हम महसूस कर सकते हैं, मापन तो किया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं उसका अनुभव किया जा सकता है। तो आपको सीधे तौर पर ध्यान रखना है कि विकास का मापन सीधा सीधा नहीं किया जा सकता है, सीधा सीधा नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब यहाँ से ये भी शब्द निकल करके आ गया कि जो बालक का विकास है जब सीधा सीधा नहीं किया जा सकता, तो हम कह सकते हैं कि बालक का विकास लंबवत ना होकर, बालक का विकास एक सरल रेखा में ना होकर बालक का विकास वर्तुलाकार होता है।
तो यहाँ से बनने वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि बालक का विकास लंबवत ना होकर बालक का विकास कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि बालक का विकास वर्तुलाकार होता है, और वर्तुलाकार को ही हम चक्राकार कहते हैं। बालक को ही हम क्या कहते हैं? चक्राकार कहते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम अपने लाइनों में इस तरीके से लिख सकते हैं कि बालक का विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार अर्थात वर्तुलाकार को हम चक्राकार भी कह सकते हैं। चक्राकार होता है, अर्थात यहाँ से ध्यान रखना कि बालक का विकास लंबवत का मतलब हम कह सकते हैं एक हम कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा में ना होकर बालक का विकास इस तरीके से एक सीधी रेखा में ना होकर बालक का विकास वर्तुलाकार या चक्राकार होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि बालक की केवल लंबाई बढ़ती जा रही है, बालक का केवल वजन ही बढ़ता जा रहा है तो यही विकास है। नहीं, विकास जो है वो बालक का एक सीधी रेखा में ना होकर, यहाँ से हम कह सकते हैं बालक का विकास एक सीधी रेखा में ना होकर बालक का विकास एक इस तरीके से वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास इस तरीके से हम कह सकते हैं वर्तुलाकार होता है। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि बालक का जन्म हुआ, तो यहाँ पर जन्म का मतलब हम कह सकते हैं गर्भावस्था से भी लिख सकते हैं बालक का जन्म हुआ। यहाँ पर जब बालक का जन्म हुआ, यहाँ पर कह सकते हैं बालक का विकास हुआ, ये बालक 6 माह का हुआ। उसके बाद में यहाँ पर जब बालक आया तो हम कह सकते हैं बालक 1 वर्ष का हुआ। उसके बाद में यहाँ पर हम कह सकते हैं बालक 1.5 वर्ष का हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट फिर कह सकते हैं कि बालक यहाँ पर 1.5 वर्ष के बाद में यहाँ पर 2 वर्ष का हुआ। उसके बाद में यहाँ पर 3 वर्ष का हुआ, और उसके बाद में इस तरीके से वो लगातार इस तरीके से धीरे धीरे उसका विकास होता जा रहा है। तो इस तरीके से अब इसमें ये नहीं कि केवल ये शारीरिक पक्ष का है, इसमें शारीरिक पक्ष भी है, इसमें मानसिक पक्ष भी है, इसमें संवेगात्मक पक्ष भी है, इसमें भाषाई पक्ष भी है। तो यहाँ से बनने वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरीके से कि बालक का विकास लंबवत ना होकर बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। अर्थात आपको ये शब्द ध्यान रखना है, वर्तुलाकार को ही हम चक्राकार कहते हैं, वर्तुलाकार को ही हम चक्राकार करते हैं। अर्थात बालक का विकास एक रेखी गति में ना हो करके बालक का विकास एक चक्राकार होता है और बालक का विकास एक वर्तुलाकार होता है। अर्थात बालक का विकास हर समय, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड में होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं उसका एकदम विकास हो गया, एकदम विकास किसी का नहीं होता है। विकास जो होता है वो एक धीरे धीरे होता है। अर्थात हम कह सकते हैं विकास निरंतर गति से होता है। तो यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं कि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि अववृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण होता है। संकीर्ण होता है। इसका मतलब क्या है
जैसे हमने ये बोला कि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक का मतलब होता है विस्तृत, बहुत बड़ा, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, भाषाई पक्ष, बौद्धिक पक्ष, सामाजिक पक्ष। तो इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक, बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अववृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो केवल छोटा, संकीर्ण होता है, केवल शारीरिक होता है, शारीरिक पक्ष होता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं संकीर्ण। तो बनने वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरीके से कि विकास का क्षेत्र होता है, विकास का क्षेत्र विस्तृत या हम कह सकते हैं व्यापक होता है, जबकि अभिवृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण या छोटा होता है। ये भी कहा था कि अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए बालक का विकास एकदम अर्थात तीव्र गति से ना होकर धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। तो अर्थात हम इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए बालक का विकास एकदम ना होकर अर्थात तीव्र गति से ना होकर वो धीरे धीरे होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो एक बार पुनः जानने का प्रयास करेंगे कि अभिवृद्धि का मतलब केवल बढ़ना होता है। अभिवृद्धि जो होती है वो एक पक्षीय होती है, अर्थात अभिवृद्धि एकांकी होती है, जबकि हम कह सकते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि विकास बहुआयामी होता है, विकास बहुपक्षीय या हम कैसे कह सकते हैं बहुआयामी जबकि अववृद्धि एक पक्षी या एकांकी या एक पक्षी या हम जिसे कह सकते हैं कि एकांकी होती है। उसके बाद में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। ये बोला कि अभिवृद्धि जो होती है वो एकांकी होती है, उसके बाद में जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है। उसके बाद में ये भी बताया कि अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण होता है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। उसके बाद में
ये भी बताया कि अववृद्धि जो होती है वो धनात्मक होती है। यहाँ से एक लाइन ये लिख सकते हैं कि अववृद्धि केवल धनात्मक, या जिसे हम कह सकते हैं सकारात्मक, या जिसे हम कह सकते हैं योगात्मक, या जिसे हम कह सकते हैं संरचनात्मक। होती है जबकि विकास सकारात्मक एवं विनाशात्मक दोनों प्रकार का होता है। अर्थात विकास का विनाश भी होता है और बढ़ोतरी भी होती है, लेकिन अववृद्धि की केवल बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ से ये है कि अववृद्धि केवल धनात्मक, सकारात्मक, योगात्मक या संरचनात्मक होती है, जबकि विकास सकारात्मक एवं विनाशात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे और उसके बाद में अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत से संबंधित हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।